नमस्कार। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक और क्लास। और हिंदी भाषा के विकास क्रम की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक ठाक हमने उसको समझ लिया है। अब हम उसके बाद जिस टॉपिक को आज लेकर के चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाने वाला टॉपिक है, या ये कहें कि अगर हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा का विकास क्रम, उसकी बोलियां, उसकी उपभाषाओं के बारे में किसी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप निश्चित मानिए कि एक प्रश्न यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, आइए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं। और जो शुरुआत है वो यहाँ से है, अपभ्रंश से हिंदी बोलियों तक का सफर। एक बात यहाँ पे समझ लेना बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि हम जो यात्रा तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी हमने सबसे पहले जिस भाषा को अपनाया वो संस्कृत थी। संस्कृत के 2 स्वरूप हमने अपनाए, पहले वैदिक और उसके बाद लौकिक। अब इसी लौकिक संस्कृत के उपरांत जिस भाषा का जन्म हुआ वो थी पाली, और पाली के बाद प्राकृत। ठीक। अब ये प्राकृत जब टूटना फूटना शुरू हुई, तब जिस भाषा का निर्माण हुआ वह भाषा कहलाई अपभ्रंश। जो अपभ्रंश का काल था वह अपने अंतिम समय तक आते आते अपभ्रंश भी कई भागों में बट गई। सबसे पहले हम अपभ्रंश के उन भागों को समझने का प्रयास करेंगे, या इस कहानी को आप ऐसा समझिए कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अपभ्रंश बोली जा रही थी, उन अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश के अंदर कुछ बोलियां डेवलप हो गई, कुछ बोलियों का विकास हो गया। यानी अपभ्रंश कई प्रकार की हो गई। उस के प्रकारों से हम आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले अपभ्रंश के प्रकारों को हम देखते हैं। वह ये कि अपभ्रंश के भी कई भेद हो गए। पहला भेद सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ या पैसाची, और महाराष्ट्री या फिर दक्कनी। ये 6 भेद अपभ्रंश के हो गए। कुल मिला के कितने भेद हुए? 6 भेद अपभ्रंश के हो गए। और इन भेदों में कालांतर में कुछ नई बोलियां डेवलप हुई, और यहीं से हिंदी का वास्तविक विकास होना शुरू हुआ। अब ऐसे समझिए कि अपभ्रंश में जो चीजें आ गई थी, जैसे महाराष्ट्री या दक्कनी आ गई थी, उसमें भाषा कौन सी शामिल हो रही थी? मराठी। ये हिंदी से बिल्कुल अलग हो गई। ठीक। जो ब्राचड़ या पैसाची थी, जिसमें पंजाबी और सिंधी आती थी, ये हिंदी से बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन ये जो 4 भाग बचते हैं, इन 4 भागों में से एक एक बोली आगे चल करके हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में स्थापित हुई। इनमें से कौन कौन सी? देखिए, एक तो पश्चिमी हिंदी है, ये हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में स्थापित हुई। पूर्वी हिंदी, ये हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में स्थापित हुई। राजस्थानी, ये हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में स्थापित हुई। बिहारी, ये हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में स्थापित हुई। और पहाड़ी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी भाषा की उपभाषा के रूप में कालांतर में स्थापित हुई। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी, और पांचवी पहाड़ी। बाकी ये उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषाएं जो थी, ये बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल ही अलग हो गई। हिंदी से इनका कोई संबंध नहीं रहा। गुजराती, ये भी अलग हो गई। धीरे धीरे करके जो बहुत सारी बोलियां थी, वो अपने आप में भाषाई तौर पे विकास कर रही थी, और ये अलग अलग भाषाएं बन गई। फिर बाद में मराठी हुई, गुजराती हुई, असमिया हुई, बांग्ला हुई, उड़िया हुई, ये अलग अलग भाषाएं। लेकिन ये जिन पे मैंने नंबर डाले हुए हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये हिंदी के अंतर्गत इन सब ने मिलकर, ये सभी उपभाषाएं हैं, इन सभी उपभाषाओं ने मिलकर जिस भाषा का विकास किया, इन सब ने मिलकर जिस भाषा को डेवलप किया, वो भाषा हिंदी कहलाई। यानी अब हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक दरअसल है क्या, जरा उसको समझ लें। यानी यहां से हम हिंदी भाषा की बोलियों और उपभाषाओं पे बात करने वाले। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हम इन पे बात करने वाले हैं, हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों पे। अच्छा, बोलियां और उपभाषाएं और भाषा, इनके बीच में अंतर क्या है, पहले इस बात को जान लेना जरूरी। एक तो भाषा, दूसरा उपभाषा, और उसके बाद बोली।
ऐसे समझिए कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी पहली खासियत क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा होगा, वो सीमित क्षेत्र होगा। इसके पास अपना कोई विधिवत व्याकरण नहीं होगा, ये किसी दूसरे के व्याकरण का सहारा लेके चल रही होगी। तीसरी चीज, इसके पास अपनी कोई लिपि नहीं होगी। एक तो लिपि नहीं होगी, दूसरा इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होगा, और ये सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, उसे कहते हैं हम बोली। अब ऐसी कई बोलियां जो समान तरीके से बोली जाती हैं और उनका क्षेत्र सीमित ना होकर के थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब जिनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन उनके पास अपना कोई विधिक व्याकरण नहीं है, अपनी कोई प्रॉपर लिपि नहीं है, किसी दूसरी भाषा की लिपि के अधीन है, तो ये उपभाषा हो जाती है उस भाषा की। यानी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं और जो बोलियां आती हैं, उनमें दो चीजें हिंदी की ही होती हैं। एक तो होती है लिपि और दूसरा होता है व्याकरण। लिपि और व्याकरण हिंदी का ही होगा, बस अंतर यह है कि नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, बोलने का तरीका, बोलने का लहजा थोड़ा अलग होगा, वाक्य का विन्यास थोड़ा अलग हो सकता है। इन चीजों में परिवर्तन होगा, और बहुत सीमित क्षेत्र में है तो बोली है, और उससे बड़ी स्थिति में है तो हम उसे उपभाषा कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब एक सवाल ये उठता है कि हिंदी में, आज की स्थिति में हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो अभी जो अपभ्रंश से विकास क्रम बताया था मैंने, अपभ्रंश से कैसे कैसे विकास हुआ, वहां हमने 5 नंबर डाले थे। तो याद रखिए, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या है कितनी, 5, और बोलियों की संख्या है कितनी, 17। 17 बोलियां और 5 उपभाषाओं का एक समूह है हिंदी। हिंदी अपने आप में कोई एक भाषा नहीं, बल्कि एक भाषाओं का समूह है, जिसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन जगह पे आ जाते हैं। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ये समझ लीजिए। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों को बड़े गौर से देख लेना है, समझ लेना है कहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां जो अभी मैंने बताई थी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। प्रत्येक उपभाषा के अंदर कुछ बोलियां हैं। अब वो बोलियां भी आगे लिखी हुई है। सबसे पहली बात करते हैं हम राजस्थानी की। तो राजस्थानी में कुल मिलाकर के 4 बोलियां आती हैं। कुल मिलाकर के 4 बोलियां आती हैं। हालांकि इसका हम सही डिवीजन करेंगे, राजस्थान के छोटे छोटे हिस्सों को भी अगर हम देख लेंगे, छोटी छोटी बोलियों को भी इसमें शामिल कर लेंगे, तो कुल मिलाकर ये संख्या 30 तक पहुंच जाती है। लेकिन हम मुख्यतः इनमें से 4 को हिंदी की बोलियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बाकी सब में थोड़ा बहुत अंतर करके वो एक जैसी होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो कौन कौन सी 4 बोलियां हैं जो राजस्थानी उपभाषा के तहत आती हैं? उनमें एक मारवाड़ी है, दूसरी ढूढ़ाड़ी है, और इसी ढूढ़ाड़ी का एक नाम और होता है, कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसी को जयपुरी भी कहा जाता है। मेवाती है और मालवी है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सब बातों को, जो इतनी बातें हो रही हैं, इन सब बातों को याद कैसे रखा जाए। अब आप एक चीज देखिए कि राजस्थानी उपभाषा के अंदर जो बोलियां हैं, वो सब बोलियां स्थानों के नाम के आधार पे हैं। मारवाड़ से मारवाड़ी बना है, जयपुर से जयपुरी बना है, मेवात से मेवाती बना है, मालवा से मालवी बना है। ये बात आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर के हमें याद ये रखना है कि राजस्थानी उपभाषा के तहत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं। तो राजस्थानी उपभाषा के तहत हिंदी की बोलियों की संख्या है 4। और पीछे से थोड़ा क्लियर कर लें, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां हैं। उनमें से जो पहली उपभाषा है राजस्थानी, उसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। वो 4 बोलियां हैं मारवाड़ी, दूसरी ढूढ़ाड़ी या फिर जयपुरी, तीसरी है मेवाती और चौथी है मालवी। ठीक, इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में सबसे ज्यादा बोलियां आती हैं और इनकी संख्या है कुल मिलाकर के कितनी, 5। पश्चिमी हिंदी में संख्या हो जाती है 5। पहली में 4, राजस्थानी में 4, पश्चिमी हिंदी में 5। पश्चिमी हिंदी में कौन है, खड़ी बोली है, और खड़ी बोली का एक और नाम होता है, जिसको हम कौरवी भी बोल देते हैं। ठीक है, खड़ी बोली बोलेंगे या फिर इसको कौरवी बोलेंगे। उसके बाद ब्रजभाषा आता है, वांगरू आता है। वांगरू का मतलब, इसको एक और नाम दे दें तो कहेंगे हरियाणवी।
हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा, उसको हरियाणवी या वांगरू बोलते हैं। बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 उपभाषाएं हिंदी, पश्चिमी हिंदी के तहत आते हैं। 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके तहत आती हैं। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, ये 3 आती हैं। यानी पहले में 4, राजस्थानी में 4, पश्चिमी हिंदी में 5, उसके बाद पूर्वी हिंदी में संख्या रह जाती है कितनी, 3। और फिर पहाड़ी में इन्हीं को हम खस भी बोलते हैं, ठीक है, खस लैंग्वेजेस, ठीक, खस बोलियां होती हैं। और इनमें 2 आती हैं, एक गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली और दूसरा कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊंई। और ये पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि अगर प्रदेशों की बात करें तो ये उत्तराखंड और हिमाचल के हिस्सों में बोली जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल के हिस्सों में ये बोलियां बोली जाती हैं। और फिर आता है बिहारी। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, खासकर मगही को लेकर के, क्योंकि भोजपुरी का नाम जैसे ही आता है आपको याद रहता है कि ये बिहारी है, लेकिन मैथिली और मगही की जब बात आती है तो ये बात जनरली याद नहीं रहती। तो 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी के अंतर्गत। अब आप समझिए, 2 बोलियां इसमें, 3 इसमें, 4 और 5 9 और 3 12, 13 14, 14 और 3 17, कुल मिलाकर के 17 बोलियां हो गई। कौन कौन सी, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। राजस्थानी में 4 आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूढ़ाड़ी अर्थात जयपुरी। दूसरा, पश्चिमी हिंदी में 5 आती है, खड़ी बोली आती है, पांगरू आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है और ब्रजभाषा आती है। फिर आते हैं हम पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी में 2 आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनमें से एक एक बोली के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, एक एक बोली के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम ये क्लियर कर लें कि हमारे पूरे देश में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। तो ये जो संख्या है वो है 8 + 1, यानी 8 तो हिंदी भाषी राज्य हैं और 1 हिंदी भाषी केंद्र शासित प्रदेश है। उन सबकी संख्या अगर आपको याद रखनी है तो आपको ऐसे याद रखना है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास जितने भी प्रदेश हैं वो सारे। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा अलग हुआ, उत्तराखंड है, उसके पास में हिमाचल है, हिमाचल के पास में हरियाणा है, हरियाणा के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा बिहार, बिहार के बाद आएगा झारखंड और झारखंड के बाद आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपकी संख्या होगी प्रदेशों की, ठीक है। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे जब हम बढ़ते हैं तो पश्चिमी हिंदी की एक एक बोली को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक एक बोली पश्चिमी हिंदी की, पहली खड़ी बोली या फिर कौरवी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि कोई बोली कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो मुख्य मुख्य जिले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। कुल मिलाकर के ये मानिए कि यह बोली 2 प्रदेशों में प्रॉपरली बोली जाती है। एक तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है प्लस उत्तराखंड में भी बोली जाती है, ठीक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों जगह पे बोली जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसके अधिकांश जो शब्द हैं वो आकारांत होते हैं। आकारांत मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है, बड़ा आ आता है, जैसे लोटा, ठीक, ऐसे लास्ट में क्या क्या, लोटा यानी आकारांत। ऐसे शब्द ज्यादा होते हैं जिनमें लास्ट में आ आता है, जाता, खाता, पीता, आया, गया, सभी में आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं अकारांत। दूसरी खास बात यह है कि इसमें न के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है, न के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है। हालांकि मानक हिंदी में तो दोनों का अपना अपना अलग अलग वजूद है, अपनी अलग अलग जगह है, लेकिन जब आप खड़ी बोली या कौरवी की बात करते हैं वहां ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति को बोलना है जाना तो वो बोलेगा जाना, किसी को बोलना है खाना तो वो बोलेगा खाना, इस तरह से ड़ा का प्रयोग होता है। दूसरा, एक और खासियत इसकी है कि इसमें भा का जो उच्चारण है वो बा की तरह होता है।
किसी को बोलना है कभी, तो वो कभी ना बोल के क्या बोलेगा, कभी। किसी को बोलना है सभी, तो वो सभी ना बोल के क्या बोलेगा, सभी। ठीक इस तरह से। और फिर एक और चीज होती है कि जो आ है उसको हटा करके कभी कभी या बना दिया जाता है, या। ठीक, आ को हटा करके या लगा दिया जाता है। जैसे शब्द है बैठा, तो ये बोलेगा बैठ्या। ठीक, उठा तो बोलेगा उठ्या। ठीक, बैठ्या उठ्या, इस तरह से बोलेगा। खड़ी बोली कौरबी, खास बात मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में बोली जाती है। इसके ज्यादातर शब्द अकारांत होते हैं। ये न की जगह पे ड़ का प्रयोग करते हैं। ये ब की जगह, भा की जगह पे बा का प्रयोग करते हैं। और आखिरी बात, उठ्या बैठ्या, ये इनके शब्दों में शामिल होता है जनरली। एक बात और बता दूं, आज की क्लास से मैंने ये तय किया है कि ये जो पीडीएफ तैयार होती है इसको भी आपको मैं भेज दिया करूंगा। और इसको भेजने के लिए व्हाट्सएप पे एक चैनल हमने बनाया हुआ है, जिज्ञासा का व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। पहले हिंदी में लिखा है जिज्ञासा और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है जिज्ञासा। तो जिन किसी को भी अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो ये पीडीएफ आपको जिज्ञासा के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाया करेगी, आप वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी दूसरी बोली पश्चिमी हिंदी की आती है बांगरू, और बांगरू को हम कहते हैं हरियाणवी। तो ये वो भाषा है जो हरियाणा के आसपास बोली जाती है, हरियाणा में और वहां से सटे हुए जिलों में। दिल्ली में बोली जाती है, करनाल में बोली जाती है, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, ये सब वो जगह हैं जो हरियाणा में है, और दिल्ली, इन जगहों पे बोली जाती है। ये जो भाषा है ये पंजाबी और राजस्थान के बहुत करीब है। पंजाबी और राजस्थानी जो भाषाएं हैं उनके बहुत करीब है। इसमें भी वही बात है कि ण के प्रयोग की बहुलता रहती है, ना की जगह पे ण का प्रयोग होता है। मुख्य बात यह है कि इस भाषा में साहित्य का अभाव है। साहित्य इस भाषा में बहुत कम लिखा गया है, यह ना के बराबर है। साहित्य का इस भाषा में अभाव है। और इसमें भी खासियत यह है कि ये भी अकारांत बहुला है, यानी इसके भी शब्द जब खत्म होते हैं तो वहां पे बड़ा आ जाता है। आ की सहायक क्रिया में एक विशेष अंतर होता है, वो समझ लीजिए कि शुद्ध हिंदी वाला व्यक्ति जो है, मानक हिंदी वाला व्यक्ति जो है, वो बोलेगा है और ये बोलेंगे से, यानी हा की जगह पर ये सा का उपयोग करते हैं। ठीक है, हा की जगह पर ये सा का उपयोग करते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो हरियाणवी बांगरू से संबंधित दो बातें याद रखनी, हरियाणा के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इस पे जो प्रभाव है वो पंजाबी और राजस्थानी का काफी है। एक खास बात कि ये ण का प्रयोग अधिक करते हैं, और दूसरा इनके शब्द ज्यादातर आकारांत बहुला होते हैं। और एक बात याद रखनी है कि ये जब सहायक क्रिया यूज करते हैं अंत में, तो उस सहायक क्रिया में हा की जगह पे सा लगा देते हैं। ठीक है, हा की जगह पे सा लगा देते हैं। अगला देखिए, अगली है ब्रजभाषा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम इस पे आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत और विशद चर्चा करेंगे ब्रजभाषा पे। ब्रजभाषा ये ऐसी बोली है जिसका साहित्य बहुत समृद्ध है, और इतना समृद्ध है साहित्य कि आज तक इस लेवल का साहित्य दूसरी बोलियों में कम ही लिखा गया। जब आप इसके साहित्यकारों के नाम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितने बेहतरीन साहित्यकार थे वो सब ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। हालांकि बाद में एक और बात आई जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने ये कह दिया कि पद्य लेखन के लिए ब्रजभाषा से बेहतरीन कोई भाषा नहीं है, और गद्य लेखन के लिए आप खड़ी बोली का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये बात बाद में सही साबित नहीं हुई, लेकिन इस पे लंबे समय तक बहस चली। ये माना गया कि ब्रजभाषा बेहतरीन है पद्य लेखन के लिए। ठीक है, तो हम इसको जरा समझ लें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो अपभ्रंश का सौरसेनी भाग था, उसी सौरसेनी भाग से ब्रजभाषा निकली है। ठीक है, यानी ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। सौरसेनी क्या है, अपभ्रंश का एक भाग है, अपभ्रंश का एक भेद है। ठीक है, साहित्य इसका बहुत समृद्ध है। कितना समृद्ध है, सूरदास जी इसी में हुए, नंददास जी इसी में हुए, बिहारी जिनको गागर में सागर भरने वाला साहित्यकार कहा जाता है, गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, वो इसी में हुए, घनानंद इसी में हुए, सेनापति इसी में हुए, देव, महाकवि देव ये भी इसी में हुए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये भी, इन्होंने जो अपना लिटरेचर लिखा, उस लिटरेचर में जो पद्य लिखा है वो इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है। लेकिन जो गद्य लिखा, गद्य इन्होंने ठीक ठाक खड़ी बोली में लिखा है। ठीक है,
कहाँ बोला जाता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये खूब बोली जाती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलीगढ़ और मैनपुरी तक का जो क्षेत्र, एटा इटावा भी उसी में शामिल हो जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ठीक है, अलीगढ़ भी होगा, हाँ अलीगढ़ तो लिखा है, एटा इटावा भी इसी में शामिल है। इसकी खासियत ये है कि ये ओकारांत होती है। अभी तक जो बोलियां आपने दो पढ़ी हैं, पहली खड़ी बोली और दूसरी हरियाणवी, दोनों की खासियत थी कि वो आकारांत थी। उनके शब्द जहां पे आके खत्म होते थे तो लास्ट में आ निकल रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ पे शब्द जब खत्म होंगे तो ओ निकलेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे हम नॉर्मली कहेंगे छोटा, तो मैनपुरी या इधर के जिलों में कहा जाएगा छोटो, छोटा छोटो। ऐसे ही आया आयो, गया गयो, लाया लायो। इस तरह से लास्ट में ये ओ की ध्वनि उच्चारित करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ओकारांत बहुला बोली। ठीक है, एक ऐसी बोली जिसमें ओकारांत है, मतलब ओ से शब्दों का अंत होता है। फिर दो बातें और याद रखनी है कि जो तीन तरह के स हैं उनमें से केवल इस सा का प्रयोग होता है, बाकी का नहीं होता। और जो ड़ा है, ड़ा का उपयोग नहीं होता, ड़ा की जगह पे ना का उपयोग होता है। यानी ब्रजभाषा बोलने वाले व्यक्ति से अगर आप चाहेंगे कि वो गणेश बोले, गणेश, तो वो गणेश नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा गणेश। गणेश की जगह पे गणेश बोलेगा। ना तो वो इनमें से किसी सा का उपयोग करता है एक को छोड़ के, और ना ही वो ड़ा का उपयोग करता है। गणेश में ड़ा और सा की जगह पे चिन्ह आ जाएगा, वो गणेश बोलेगा। एक और खासियत है कि ये ड़ा और ला का उपयोग भी नहीं करते, इनकी जगह पे उपयोग करते हैं रा का। इनसे अगर कहलवाया जाए कि आपको बोलना है थोड़ा, तो वो अपनी बोली में बोलेंगे थोड़ा। ऐसा वो बोलना चाहेंगे थोड़ा, लेकिन चूंकि उनकी भाषा जो वो ओकारांत बहुला है तो बोलेंगे थोरो, थोड़ा का थोड़ो। उनसे कहा जाए कि बोलना है आपको बिजली, तो वो ला नहीं बोलेंगे, ला की जगह पे रा कर देंगे और कर देंगे बिजुरी, बिजुरी। ठीक है, जब उकारान नहीं कर पाते बीच में उ लगा देते हैं। तो ये खासियत है इस पूरी भाषा की, ब्रज भाषा की। ठीक है, ब्रज भाषा ये जो बोली है इसकी खासियत ये है कि ये सौरसैनी से डेवलप हुई है, पहली बात। दूसरी बात, साहित्य इसका बहुत समृद्ध है। सूरदास जी, नंददास जी, महाकवि देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेनापति, ये सब लोग इतने समृद्ध साहित्यकार इसमें हुए हैं कि इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। कहाँ बोली जाती है ये आपको पता है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, इन सारे जिलों में, इवन भरतपुर राजस्थान तक भी ये बोली जाती है। ओकारांत बहुला है, लास्ट में ओ का उपयोग करते हैं। सा में केवल सरौता वाले सा का उपयोग किया जाता है, ड़ा का उपयोग करते नहीं है, ना का उपयोग करते हैं। ला और डा की जगह पे ये रा का उपयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हुई ब्रजभाषा से संबंधित। अब अगली बोली देखते हैं। अगली बोली है बुंदेली। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बुंदेली मतलब बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उस पूरे बुंदेलखंड में जो बोली बोली जाती है उसको हम कहते हैं बुंदेली। और वो बुंदेली का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह पे लगता है। तो बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो, और उनके आसपास जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो सब, उन सारी जगहों पे ये बुंदेली बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों जगह ब्रज व अवधि का प्रभाव है। यानी जो बुंदेली भाषा है उसमें, बुंदेली जो बोली है उसमें दो चीजें मिक्स है, ब्रज भी है और अवधि भी है, दोनों का मिक्सचर करके दोनों का प्रभाव है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हा का ये लोग लोप कर देते हैं लास्ट में, जब सायक्रिया का मामला होता है बोलना हो या इन्हें हूं बोलना हो, तो ये हूं की जगह पे आए कह देते हैं, हूं की जगह पे आए, या है की जगह पे ये आओ बोलेंगे, या आओ 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 ऐसे बोल देते हैं। है की जगह पे आओ आओ, हूं की जगह पे ये बोलेंगे आए। ठीक, तो ये इनकी खासियत हो गई इस बोली की। अगला देखिए कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी में क्या है, कानपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, ये बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली, इसका क्षेत्र जो है बड़ा छोटा है। खासियत इसकी ये है कि ये ब्रज भाषा के बहुत समीप है। ब्रज भाषा जो है, ब्रज की जो बोली है उस बोली के ये बहुत समीप है, लेकिन अंतर है, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल समीप होने का मतलब एकरूपता हो तो फिर अलग बात हो जाएगी, तो एकरूपता तो नहीं है लेकिन समीपता बहुत है। यानी अगर कोई व्यक्ति कन्नौजी बोल रहा है, एक व्यक्ति ब्रजभाषा बोल रहा है, तो उनके बीच में आपको बहुत ज्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं लगेगा कि इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है
जरा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जो ए और औ का उपयोग है कन्नौजी भाषा में ए को ऐ की तरह बोला जाता है और ओ को औ की तरह। जैसे कहा जाए कौन, तो ये कहेंगे कौन, 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 इतना अंतर है। ठीक, कौन, कौन, इतना अंतर है। ठीक, यानी ए को ऐ की तरह और ओ को औ की तरह बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई पूरी किसकी, जो खड़ी बोली वाला पोर्शन है यानी पश्चिमी हिंदी का जो पोर्शन है उसमें हो गई। अब हम आते हैं दूसरी उपभाषा में, और दूसरी उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, हालांकि हैं तो 30 लेकिन 4 बोलियां आती हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य है और 2-3 जो नाम है वो सब बहुत बड़े बड़े नाम है। मीराबाई है, दादू दयाल है, चंद्र बरदाई है, ये ऐसे नाम है जो बहुत बड़े नाम है। साहित्य प्रचुर मात्रा में है। 2 प्रदेशों में इन्हें बोला जाता है, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा और पूरे राजस्थान में। इन बोलियों के तहत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी अर्थात ढूंढाड़ी के तहत इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी, पहाड़ी इन्हें हम खस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इन्हें हम खस भी बोलते हैं। 2 बोलियां आती है इसमें। कुमायूं के आसपास वाले क्षेत्र में कुमायूनी बोली जाती है और गढ़वाल के आसपास वाले क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है। प्रदेशों की अगर बात करें तो 2 प्रदेश आते हैं, उत्तराखंड और कुछ हिस्सा हिमाचल का। हालांकि वहां हिमाचली भी होती है लेकिन कुछ हिस्सा हिमाचल का भी आता है जहां पे ये बोलियां बोली जाती हैं। आगे देखिए, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी है, यहाँ से आपके प्रश्न निकलते हैं, और बिहारी से। ठीक है, पूर्वी हिंदी में पहली जो बोली है वो है अवधी। साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध, इतनी समृद्ध कि आज तक पूरे भारत में वह किताब जिसकी प्रतियां सबसे ज्यादा बिकी हैं वह किताब अवधी में ही रची गई। हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, जो भक्ति का ऐसा काव्य है जो श्रेष्ठ पर है। ऐसे काव्य की रचना इसी में हुई। जो श्रृंगार के रीत के काव्य हैं, बहुत बेहतरीन काव्य पद्मावत, उसकी रचना इसी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी में रचना की। तो साहित्य के दृष्टिकोण से अवधी ठीक वैसे ही समृद्ध है जैसे कि ब्रजभाषा। अभी हम इस क्रम को आगे इतिहास के रूप में समझेंगे तो और समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल प्रारंभ में जो साहित्य, जब हिंदी अपने स्वरूप में आई तो प्रारंभ में जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य या तो ब्रजभाषा में लिखा गया या अवधी में लिखा गया। पहले ब्रजभाषा में लिखा गया क्योंकि राजाओं ने ब्रजभाषा को खूब संरक्षण दिया। उसके बाद अवधी में खूब लिखा गया, अवधी को भी संरक्षण मिला। बाद में नंबर आया खड़ी बोली का, जब खड़ी बोली में लिखा जाना शुरू हुआ। आइए देख लेते हैं। साहित्य इसका बहुत समृद्ध है। क्यों समृद्ध है? तुलसीदास जी इसी में है, जायसी इसी में है, मंझन इसी में है, उस्मान इसी में है, इतने बड़े बड़े नाम इसमें है, तो निश्चित सी बात है कि साहित्य समृद्ध होना ही होना है। क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, यानी लखनऊ और अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है वो सब अवधी बोलने वाला क्षेत्र है, अवधी बोलता है। इसकी भी वही खासियत है जो कन्नौजी की खासियत है। ए को ऐ बोलते हैं और ओ को औ बोलते हैं। जैसे इनसे कहलवाया जाए औरत तो ये बोलेंगे औरत, 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 इतना अंतर है। कौन, 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 औरत, औरत, इस तरह से बोलेंगे। ड़ा का उपयोग इसमें नहीं होता है, ना का उपयोग होता है। इनसे गुड़ बुलवाया जाए तो ये गुण बोलेंगे। सा तीनों की जगह पे केवल एक का उपयोग होता है। विश्वामित्र इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ला और डा दोनों का उपयोग नहीं होता है, इसकी जगह पे रा का उपयोग होता है। अगर इनसे कहलवाया जाए तोड़ा तो ये कहेंगे तोड़ा। ठीक है, तोड़ा की जगह पे तोड़ा। ठीक, ये एक और इसकी खासियत है, ये वाकारांत बहुला है। अभी तक जो थे वो या तो आकारांत थे या ओकारांत थे। अब ये पहली ऐसी बोली आई है जो वाकारांत है। वाकारांत, जैसे किसी का नाम है विकास तो ये उसको बुलाएंगे विकसवा। विकास, विकसवा। सागर, सगरवा। ठीक, प्रदीप, प्रदीपवा, ऐसे करके बुलाएंगे। ठीक, अब किसी का नाम किसी का भी है तो ये इस तरह से बोलेंगे। विकास को कहेंगे विकसवा। ठीक, अगर आपने पंचायत देखी तो सर एक विकसवा है, विकसवा,
ठीक, वहां बिकसवा। तो वो कौन सी भाषा में बोल रहा है, कौन सी बोली में बोल रहे हैं, अवधि में। एक और खासियत है कि इसमें ने कारक जो होता है, यानी कर्ता का जो कारक होता है ने, उसका लोप कर दिया जाता है। किस तरह से, एक एग्जांपल इसमें दे दिया है, सेंटेंस है उसने गाया, उसने गाया। अब ये जो ने है वो एक ही वर्ण में समाहित हो गया सब कुछ, उ गाइस, उसने गाया, उ गाइस, उ गाइस, इस तरह से बोला जाएगा, उ गाइस। ठीक, इस तरह से एक बार फिर देख लो। पूर्वी हिंदी में पहली बोली है अवधि, साहित्यिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। तुलसीदास जी इसी में हुए, जायसी इसी में हुए, मंझन इसी में हुए, उस्मान इसी में हुए। क्षेत्र, क्षेत्र है लखनऊ, फैजाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है ये अवधि का क्षेत्र है। एक खासियत वही है जो कन्नौजी में है, ए और ओ की जगह पे आई और औ बोला जाता है। जैसे ये औरत को औरत बोलेंगे, ड़ा की जगह पे न का उपयोग होता है, गुण की जगह पे गुण बोलेंगे, ड़ा ला और डा की जगह पे रा का उपयोग होता है, तोड़ा की जगह पे तोरा बोलेंगे। वाकारांत बहुला है, यानी विकास का विकसवा हो जाएगा। और ने कारक का लोप कर देते हैं, उसने गाया, इसकी जगह पे बोलेंगे उ गाइस। ठीक है, उसने गाया उ गाइस। अगला देखेंगे बघेली। बघेली की खासियत क्या है, ये जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, दमोह, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बोली जाती है। और बघेली अवधि के बहुत समीप है, अवधि के बहुत समीप है, इतनी समीप है कि इसे अवधि की ही दक्षिणी शाखा कहा जाता है। विद्वानों का, कुछ भाषा विद्वानों का मानना है कि यह कोई अलग से बोली नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा परिवर्तन होकर दक्षिण में जो अवधि बोली जाती है वो दरअसल बघेली है। इसमें अवधि से अंतर ये हो जाता है कि अवधि में जो वाक का उपयोग करते हैं, यहाँ पे वाक की जगह पे बाक का उपयोग करते हैं। जैसे वहां कहा जाएगा किसी को कोई बुला रहा है तो वो कहेगा आवा, और ये बोलेंगे आबा, आवा, आबा, इतना अंतर है। हा प्रत्यय की बहुलता होती है यहाँ। जैसे अधिक को ये कहेंगे अधिकाहा, अधिक को अधिकाहा, लास्ट में हा लगा देंगे। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात, इनकी जो शब्दावली है उस शब्दावली में आदिवासियों की शब्दावली प्रचुर मात्रा में होती है, खूब पाई जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ी, साहित्य का अभाव है। खास बात यह है कि ये जब बोलते हैं तो इस भाषा में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है। महाप्राणीकरण का मतलब ये हुआ कि का बोलना होगा तो ये ख जैसा बोलेंगे, गा बोलना होगा तो ये घ जैसा बोलेंगे, यानी जो अल्पप्राण वर्ण होंगे उन्हें ऐसे बोलेंगे जैसे कि वो महाप्राण हो। ये इसकी खासियत है। जैसे इन्हें जन बोलना है तो जा की जगह पे ये झ, ज जो है वो अल्प प्राण है, झ महाप्राण है, तो ये इस अल्प प्राण वर्ण का महाप्राणीकरण कर देंगे। ज की जगह पे झा बोलेंगे, दौड़ बोलना है दौड़ बोलेंगे। तो अगला वाला वर्ण बोलने का प्रयत्न करते हैं तब जब वो वर्ण अल्प प्राण हो। अगर वो पहले से ही महाप्राण है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसकी खासियत हुई कि महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अगली जो मुख्य चीज आती है वो है बिहारी, और बिहारी की तीनों भाषाओं को प्रॉपरली आप समझ लीजिए। पहली है भोजपुरी, पहली बोली भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर के झारखंड तक बोली जाती है। ठीक है, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण और रांची, ये अलग अलग प्रदेशों के हो गए। तो तीन प्रदेशों में भोजपुरी खूब बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, और बिहार के बाद झारखंड तक में बोली जाती है। साहित्य इसका ठीक ठाक है। कबीरदास जी ने हालांकि पंचमेल खिचड़ी लिखी है, लेकिन उसमें ठीक ठाक पुट जो है वो भोजपुरी का है। धरणीदास हुए, धर्मदास हुए। इसकी खासियत यह है कि इकारांत बहुला है। अब आप देख चुके आकारांत बहुला, ओकारांत बहुला, वाकारांत बहुला, और अब ये आ गई है इकारांत बहुला। यानी ये जहां पे ई की मात्रा चढ़ाने की जरूरत है वहां भी चढ़ा देते हैं, और जहां चढ़ाने की जरूरत नहीं है वहां भी चढ़ा देते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ये बहन को बहिनी बोलेंगे, और आग को आगी बोलेंगे, आगी, ई एक्स्ट्रा कर देते हैं। और खासियत यह है कि इस पर अवधि और बांग्ला इन दोनों का प्रभाव है, अवधि और बांग्ला इन दोनों का प्रभाव है। ठीक है, फिर बात करते हैं मगही की। ये पटना, गया, भागलपुर और हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और ये भोजपुरी के बहुत समीप है। बहुत सूक्ष्म अंतर है इनमें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, भोजपुरी के काफी समीप है। और अब हम आते हैं आखिरी
जो 17वीं बोली है वो है मैथिली। और मैथिली की खासियत क्या है, ये मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया और मुंगेर के आसपास बोली जाती है। साहित्यकार इसमें विद्यापति और गोविंददास जैसे हुए हैं। ये अवधी और भोजपुरी का लगभग मिक्सचर है। अवधी का भी ट्विस्ट इसमें रहता है और भोजपुरी का भी रहता है, इन दोनों के बहुत समीप है। इसकी खासियत यह है कि ये तीनों सा इसमें नहीं होते, बल्कि उसकी जगह पे हा का उपयोग किया जाता है। इन्हें पुष्प बोलना हो तो ये पुहुप बोलेंगे, ठीक है, पुष्प बोलना हो तो पुहुप बोलेंगे। आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा किया है और वो टॉपिक है उपभाषाओं और बोलियों का। अब हम कल की क्लास से प्रॉपर साहित्य शुरू करेंगे और साहित्य में यानी अब हम प्रॉपरली हिंदी को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने उसके विकास क्रम को जानने के लिए संस्कृत को थोड़ा सा जाना, वैदिक संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को, पाली के बारे में थोड़ी जानकारी की, प्राकृत के बारे में थोड़ी जानकारी की, अपभ्रंश के बारे में जाना और फिर अभट्ट के बारे में जाना। और अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो हिंदी पर है। अब हम हिंदी के तीनों भागों को अलग अलग पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक युग, तीनों युगों को पढ़ेंगे। इसमें प्रयास ये रहेगा कि हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें आप तक पहुंचा दी जाएं। जब आप बहुत जल्दबाजी करते हैं कि सर निपटा दीजिए 4 दिन में, तो 4 दिन में निपटाया हुआ केवल निपटाया जा सकता है, वो परीक्षा में आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। जब आप किसी टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं तब यह निश्चितता है कि परीक्षा में अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपका पढ़ा हुआ होगा। थोड़ा समय लगेगा, अभी आपका एग्जाम एकदम बहुत जल्दी भी नहीं है, बाकी चीजें आप इधर उधर से पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल को कलेक्ट करना अपने आप में एक चुनौती है, बड़ी मुश्किल से कलेक्ट होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे कल एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।